राजस्थान का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? तपती रेत और भयंकर गर्मी, है ना? लेकिन सच मानिए, यहाँ की जलवायु सिर्फ गर्मी या सर्दी तक सीमित बिल्कुल नहीं है। आज के इस एक्सप्लेनियर में हम राजस्थान के मौसम और उसकी भौगोलिक चरम सीमाओं की गहराई में उतरने वाले हैं। ये एक तरह से यहाँ की आबोहवा की एक मास्टर क्लास है। तो चलिए इस दिलचस्प रहस्य को सुलझाते हैं। फटाफट नजर डालते हैं कि आज हम किन चीजों पर बात करने वाले हैं। पहला, जलवायु के मूल सिद्धांत। दूसरा, इसे प्रभावित करने वाले कारक। तीसरा, तापमान और आर्द्रता। चौथा, राज्य के 5 जलवायु क्षेत्र। और पांचवा, यहाँ की ऋतुएं और स्थानीय हवाएं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहले हिस्से से, जलवायु के मूल सिद्धांत। किसी भी विषय की गहराई में जाने से पहले उसकी बुनियादी बातों को साफ करना बहुत जरूरी होता है। देखिए, मौसम, ऋतु और जलवायु, अक्सर हम इन शब्दों का इस्तेमाल एक ही मतलब के लिए कर देते हैं, पर तकनीकी रूप से ये बिल्कुल अलग हैं। मौसम एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है हवाओं का अचानक पलटना, यानी ये कुछ घंटों का खेल है। अभी तेज धूप है और अचानक से बारिश शुरू हो गई। ऋतु थोड़े लंबे समय तक टिकती है, जैसे कुछ महीनों की सर्दी या गर्मी। और जलवायु किसी भी इलाके के कम से कम 30 सालों के मौसम का एक औसत होती है। मतलब लंबे समय में वहाँ की आबोहवा कैसी रहती है, ये जलवायु तय करती है। वायुमंडल में मौजूद नमी की भी अपनी अलग अलग कैटेगरी होती है। मिस्ट यानी धुंध में तो सिर्फ जलवाष्प और धूल के कण होते हैं, लेकिन जब इसमें एक बहुत ही जिद्दी चीज यानी धुआं मिल जाता है तो ये कोहरा बन जाता है। और ये कोहरा इतना घना हो सकता है कि सामने कुछ दिखाई ही न दे। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। आखिर वो कौन से छुपे हुए नियम हैं जो इन सारे मौसम और जलवायु के पैटर्न को कंट्रोल करते हैं? धरती के किसी भी हिस्से की जलवायु को समझने के लिए एक बड़ा ही शानदार शॉर्टकट है, और वो है लैंडफॉर्म्स। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो 9 मुख्य भौगोलिक कारकों को दर्शाता है। इसमें शामिल हैं अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, हवा की दिशा, जंगल, समुद्री धाराएं, बारिश, पहाड़ और वहां की मिट्टी। ये 9 चीजें मिलकर पूरी कहानी तय कर देती हैं। अब अगर खास तौर पर राजस्थान की बात करें तो यहाँ से अरब सागर पूरे 400 किलोमीटर दूर है। जरा सोचिए, समुद्र से इतनी भारी दूरी होने के कारण हवाओं में नमी आते आते लगभग खत्म ही हो जाती है, और यही यहाँ के सूखेपन का एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही राज्य में एक तरफ तो हरियाली से भरे पूर्वी मैदान हो और दूसरी तरफ एकदम सूखा पश्चिमी रेगिस्तान? इसका सीधा सा जवाब छिपा है विशाल अरावली पर्वत श्रृंखला में। ये पहाड़ बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसूनी बादलों के लिए एक बड़ी दीवार का काम करते हैं। ये उन्हें पूर्व में ही रोक लेते हैं, जिससे वहां खूब बारिश होती है। लेकिन दूसरी तरफ पश्चिमी हिस्सा पूरी तरह से वृष्टि छाया प्रदेश यानी रेन शैडो में रह जाता है। और रही बात अरब सागर से आने वाली हवाओं की, तो वो अरावली के बिल्कुल समानांतर चलती हैं, इसलिए बिना बरसे ही सीधे आगे निकल जाती है ना कमाल का भूगोल। चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, तापमान और आर्द्रता। यहाँ के अलग अलग जिलों में तापमान और नमी का जो एक्सट्रीम रूप देखने को मिलता है वो सच में हैरान कर देने वाला है। तापमान का खेल तो देखिए, चूरू जिला पूरे साल का सबसे गर्म और सबसे ठंडा दोनों ही रिकॉर्ड अपने नाम रखता है। गर्मियों में ये एकदम भट्टी जैसा हो जाता है और सर्दियों में यहाँ का तापमान 0 से भी नीचे चला जाता है। लेकिन अगर हम पूरे राज्य में सबसे ठंडी जगह की बात करें तो वो माउंट आबू है। अपनी ऊंचाई की वजह से ये साल भर एकदम ठंडा रहता है। तापमान के इस उतार चढ़ाव को थोड़ा और करीब से समझें। चूरू में सबसे बड़ा वार्षिक बदलाव देखा जाता है, यानी साल के सबसे ठंडे और सबसे गर्म दिन के बीच का भारी गैप। पर अगर एक ही दिन की बात करें तो जैसलमेर में रोज का उतार चढ़ाव सबसे तेज होता है। वहां की रेतीली और चूना पत्थर वाली मिट्टी दिन में आग उगलती है और रात होते ही तेजी से ठंडी हो जाती है। हवा में नमी यानी ह्यूमिडिटी का स्तर भी कोई कम नाटक नहीं करता। झालावाड़ में अगस्त के महीने में सुबह 5 बजे नमी एकदम अपने चरम पर होती है, और इसके बिल्कुल उलट अप्रैल के महीने में दोपहर 3 बजे फलोदी जैसे बेहद सूखे इलाके में नमी पूरी तरह से अपने सबसे निचले स्तर पर आ जाती है। अब बारी है चौथे भाग की, 5 जलवायु क्षेत्र। इतनी सारी विविधताओं और भौगोलिक चरम सीमाओं को समझने के लिए पूरे राज्य को आधिकारिक तौर पर 5 अलग-अलग जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। इन सबको समझने के लिए एक मास्टर चाबी है,
50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ये एक काल्पनिक लेकिन बेहद सटीक रेखा है जो राज्य की जलवायु को बिल्कुल बीचों बीच से दो हिस्सों में काट देती है। अगर हम इसी लाइन के हिसाब से चलें तो इलाका नाटकीय रूप से बदलता है। एकदम पश्चिम में शुष्क क्षेत्र है जहां 20 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। फिर थोड़ा आगे अर्ध शुष्क क्षेत्र आता है जहां 20 से 40 सेंटीमीटर बारिश होती है। अरावली के पास का उप आर्द्र इलाका 40 से 60 सेंटीमीटर पानी समेटता है। थोड़ा और पूर्व में जाएं तो आर्द्र क्षेत्र मिलता है जहां 60 से 80 सेंटीमीटर बारिश दर्ज होती है। और सबसे आखिर में दक्षिण पूर्व का अति आर्द्र इलाका जो 80 से 120 सेंटीमीटर तक की भारी बारिश झेलता है। और अंत में पांचवां हिस्सा ऋतुएं और स्थानीय हवाएं। चलिए अब यहाँ के खास मौसम और स्थानीय हवाओं के सांस्कृतिक प्रभाव पर थोड़ा जूम इन करते हैं। पूरे साल को मुख्य रूप से 4 मौसमों की टाइमलाइन में बांटा गया है। मार्च से मध्य जून तक झुलसाने वाली गर्मी होती है। फिर मध्य जून से सितंबर तक बहुप्रतीक्षित मानसून आता है। अक्टूबर और नवंबर का समय शरद ऋतु का होता है, जिसे अक्सर इसकी चुभने वाली कार्तिक हीट के लिए जाना जाता है। और फिर दिसंबर से फरवरी तक आती है कड़ाके की सर्दी, जो अपने साथ मावट की सर्दियों वाली बारिश लाती है। गर्मियों का मौसम तो यहाँ एकदम उग्र रूप ले लेता है। इस दौरान 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भयंकर गर्म हवाएं चलती हैं, जिन्हें लू कहते हैं। और इतना ही नहीं, कभी-कभी स्थानीय स्तर पर खतरनाक धूल के बवंडर भी उठते हैं, जिन्हें आम बोलचाल में भुगलिया कहा जाता है। यहाँ की हवाओं के नाम भी बड़े ही सीधे और लॉजिकल रखे गए हैं, जो संस्कृति में गहराई से रचे बसे हैं। जैसे कि पुरवैया हवाएं। इनका नाम इसलिए ऐसा है क्योंकि इनका शाब्दिक अर्थ ही है पूर्व से आने वाली। कितनी आसानी से याद हो जाता है। खैर, इन सब दिलचस्प बातों के बाद एक बहुत ही गंभीर सवाल सामने आता है। जिस तेजी से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और यहाँ का औसत ग्रीष्मकालीन तापमान 45 डिग्री के खतरनाक आंकड़े को छू रहा है, क्या ये ऐतिहासिक और नाजुक भौगोलिक सीमाएं आगे भी अपने मूल रूप में बच पाएंगी? ये एक्सप्लेनर हमें यही सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में हमारी जलवायु कैसी करवट लेगी। जलवायु का ये पूरा चक्र हमें लगातार कुछ नया सिखाता है।